हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यूली हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है इविल डेड राइज। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत जंगल के बीचों बीच एक अजीब से घर को दिखाते हुए की जाती है जहाँ तीन दोस्त जेसिका, केलब और टेरेसा छुट्टियाँ बिताने आए हुए थे। वो तीनों टाउन से दूर यहाँ एंजॉय करने आए थे, लेकिन लेक के किनारे सिर्फ टेरेसा और केलब ही एंजॉय कर रहे थे क्योंकि जेसिका की तबीयत खराब थी। जेसिका का हालचाल लेने टेरेसा अंदर आती है और जेसिका से बिना कुछ कहे एक बुक रीड करने लगती है, लेकिन तभी जेसिका उस बुक को बिना देखे डेमोनिक टोन में रीड करने लगती है, जिसे देख टेरेसा शॉक हो जाती है। तभी जेसिका की आंखों का कलर चेंज होता है और वो वॉमिटिंग करने लगती है। जेसिका अचानक ही पोजेस्ड हो गई थी और वो टेरेसा का स्कैल्प ही उखाड़ लेती है और बाहर जाकर केलब का सर धड़ से अलग कर देती है। और जेसिका हवा में तैर रही थी, जिसके साथ ही इस मूवी की शुरुआत होती है। ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए एक दिन पीछे चलना होगा। सीन चेंज होता है और हमें लॉस एंजलिस में एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, जिसको जल्द ही डिमोलिश किया जाने वाला था। यहाँ हमें एक लेडी एली दिखाई जाती है जो एक टैटू आर्टिस्ट थी और अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। उसके बच्चों में सबसे बड़ा बेटा डैनी, बेटी ब्रिजेट और सबसे छोटी बेटी कैसी थी। एली इस अपार्टमेंट में अपने पति से दूर पिछले 2 महीनों से बच्चों के साथ रह रही थी क्योंकि उसकी हस्बैंड से जरा भी नहीं बनती थी। उसी रात हमें बेथ दिखाई जाती है जो कि एक कॉन्सर्ट सिंगर थी और उसे अभी अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से वो परेशान है और सीधा अपनी बहन एली के अपार्टमेंट में उससे मिलने जाती है। यहाँ बेथ सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी और वो एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाई थी। इस बात से घर में तनावपूर्ण माहौल छा जाता है, इसलिए एली अपने तीनों बच्चों को पिज्ज़ा लाने के लिए भेज देती है ताकि वो बेथ से इस बारे में बात कर सके। जब बेथ को एली और उसके हस्बैंड के अलग होने के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो जाती है। बेथ एली को कहती है कि तुमने मुझे कॉल करके इस बारे में क्यों नहीं बताया। एली कहती है मैंने तुम्हें 2 बार कॉल करने की कोशिश की थी, पहला तब जब वो अपने पति से अलग हुई थी और दूसरा तब जब वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी क्योंकि उसे उस वक्त पैसों की ज़रूरत थी। ये सुन बेथ एली से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। जब तीनों बच्चे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस आ रहे थे कि तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आता है जिससे सभी डर जाते हैं। भूकंप की वजह से नीचे पार्किंग एरिया में बहुत बड़ा होल हो गया था जिसके अंदर जाया जा सकता था। डैनी उस होल में जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी किताबें मिलती हैं और रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं और वहाँ पर 3 प्रीस्ट की फ़ोटो भी थी। वो और अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे एक कब्र मिलती है और उसके आसपास बहुत सारे होली क्रॉसेस लटकाए हुए थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो सभी किसी बहुत बड़ी ईविल पावर को रोकने के लिए लगाए गए हैं। डैनी उस कब्र के होल से हाथ डालकर किसी चीज को बाहर निकालता है। उसे निकालते ही ऊपर से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति नीचे गिरती है, जिसे साफ पता चल रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत ईविल है जिसे रोकने के लिए इतना सब कुछ किया गया है। जब डैनी उस चीज को खोलता है तो उसमें से एक डेमोनिक किताब निकलती है जिस पर लगे ढेर सारे कीड़े उड़ जाते हैं और डैनी उस बुक और रिकॉर्ड को अपने साथ ले आता है। ऊपर एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी और वो अपने पड़ोसी गैब्रियल और मिस्टर फोंडा से उन्हें ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है कि तभी उसके तीनों बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें देख वो रिलैक्स हो गई थी और साथ ही उन्हें डांटने भी लगती है कि भूकंप के वक्त लिफ्ट का यूज़ नहीं करते। डैनी उस बुक और रिकॉर्ड को अपने साथ रूम में ले जाता है और एली लॉन्ड्री के काम से लिफ्ट लेकर नीचे चली जाती है। तब तक बेथ केसी को नहलाने ले जाती है। अंदर डैनी उस किताब के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन वो किताब बहुत से नुकीले दांतों से बंद थी। किताब को खोलने की कोशिश में डैनी की उंगली उन नुकीले दांतों से कट जाती है और खून की कुछ बूंदें उस किताब पर पड़ती है। खून की बूंदों को सोखते ही वो किताब अपने आप खुल जाती है। उसमें बड़े ही अजीबोगरीब डेमोनिक चित्र बने हुए थे, जिसे देख ब्रिजेट डर जाती है और वो डैनी को आगे पेजेस पलटने से रोकने लगती है, लेकिन डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता। वो किताब छोड़ एक एक कर रिकॉर्ड्स प्ले करने लगता है। पहले रिकॉर्ड में एक प्रीस्ट या फादर
अपने साथी को बताते हैं कि उन्हें ये किताब बाहर के किसी देश में मिली थी। वो बताते हैं कि ये किताब ल्यूट्रॉम डिमोंटो की 3 किताबों में से एक है, जिसको बुक ऑफ द डेड बोलते हैं, जिसे उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी ताकि वो पुरानी सभ्यता के बारे में जान सके। डैनी अब दूसरा रिकॉर्ड प्ले करता है जिसमें फादर उस किताब को रीड कर रहे थे कि तभी ये रिकॉर्ड डेमोनिक साउंड करने लगता है। डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं रुकता। उस रिकॉर्ड की वजह से एक डेमोनिक एंटिटी आज़ाद हो गई थी और वो एली को लिफ्ट में ही पोजेस्ट कर लेती है और उसे बहुत दर्दनाक तरीके से पीटने लगती है और उसकी सारी हड्डियां तोड़ देती है। और तभी ऊपर उनके फ्लोर की लाइट चली जाती है और उस बुक के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे थे, जिसे देख डैनी बहुत ही डर गया था। लाइट जाने से वो सभी काफ़ी डर जाते हैं। ब्रिजेट नोटिस करती है कि सिर्फ उनके यहाँ की लाइट गई है कि तभी एली ऊपर आती है जो ठीक नहीं लग रही थी। उसे देख साफ लग रहा था कि उसके अंदर कुछ तो बहुत खतरनाक है। एली सीधा किचन में जाकर अंडों को छिलके समेत ही पकाने लगती है, जिसे देख बैथ और तीनों बच्चे हैरान थे। वो उनसे बड़े ही अजीब ढंग से बात करती है और हंसने लगती है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए एली थोड़ा होश में आती है और सिर्फ इतना ही कह पाती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को ज़रा भी नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना बोलकर वो बहुत सारी वॉमिटिंग करती है और वहीं गिर जाती है। बैथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टेयर्स पूरी तरह से टूटी हुई थी और भूकंप की वजह से वो लिफ्ट को यूज़ नहीं करना चाहते थे। वो एली को रूम में बेड पर लिटा देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है। गैब्रियल उसकी आंखें बंद करता है, लेकिन शॉकिंगली उसकी आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं। वो दोबारा उसे बंद करता है और इस बार वो बंद ही रहती है। अब उन्हें लग रहा था कि एली सच में मर चुकी है। अब गैब्रियल और मिस्टर फोंडा एली के लिए फाइनल प्रे करते हैं। गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर निकलने का एग्जिट ढूंढने लगते हैं। तभी बैथ को एक फोन कॉल आता है जो एली का था। वो कहती है कि मैं जल रही हूँ, मुझे बचा लो। ये कहकर फोन की स्क्रीन टूट जाती है और तभी एली की आंख खुल जाती है। जब बैथ उसे टच करती है तो उसकी बॉडी जल रही थी। बैथ उसे बाथटब में डाल देती है। बाथटब से निकलकर एली इतनी तेज चिल्लाती है कि बाथटब का पानी उबलने लगता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगी थी। चिल्लाकर वो सीधा पानी में गिर जाती है और बड़ी भयानक तरीके से पानी से बाहर आती है और अब एक एक कर वो सबको खत्म करने वाली थी। सबसे पहले वो बैथ पर एक कांच के टुकड़े से वार करती है जो सीधा उसके हाथ के आर पार हो गया था, लेकिन बीच में ब्रिजेट आ जाती है। एली बैथ को छोड़ उस पर अपनी टैटू मशीन से हमला बोल देती है। सबसे पहले उसने टैटू मशीन अपने सर में घुसाई और फिर ब्रिजेट के आंख फोड़ने लगती है, लेकिन किसी तरह ब्रिजेट खुद को बचा लेती है। फिर वो अपनी जीभ ब्रिजेट के मुंह में घुसाने लगती है, लेकिन डैनी बीच में आकर उसे बचा लेता है। एली सोच रही थी कि पहले किसे मारूं, लेकिन तभी शोर सुनकर गैब्रियल बीच में आ जाता है। एली अपने मुंह से गैब्रियल की आंख उखाड़ लेती है और उनके पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस मौके का फायदा उठाकर बैथ अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। बैथ और बच्चे दरवाजे के होल से बाहर देखते हैं तो एली ने एक एक कर बहुत से लोगों को मार दिया था। मिस्टर फोंडा अपनी गन से उसे शूट करते हैं तो वो उन्हें भी मार देती है। ब्रिजेट डैनी से लड़ने लगती है कि जब से वो उस किताब और रिकॉर्ड्स को घर लाया है तभी से ये सब हो रहा है। बैथ उन दोनों के झगड़े को रोकती है कि तभी एली मासूम केसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर दरवाज़ा खुलवा लेती है। केसी जैसे ही हल्का से दरवाज़ा खोलती है कि एली अपना एक हाथ डालकर किसी का गला दबाने लगती है, लेकिन समय पर बैथ उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ ब्रिजेट का घाव अब सड़ने लगा था। वो धीरे धीरे पोजेस्ड होने लगी थी और उसके मुंह से जिंदा कीड़े निकल रहे थे और आंख, कान, नाक और मुंह से ब्लैक कलर का लिक्विड। जब बैथ उसे किचन में देखने आई तो वो कांच खा रही थी। वो बैथ की टांगों को चीज ग्रेटर से कद्दूकस कर देती है और उसकी खाल निकाल लेती है। और एली भी बाहर खड़ी अंदर आने के लिए चिल्ला रही थी कि तभी डैनी वहां आता है। ब्रिजेट बैथ को छोड़ डैनी के पीछे लग गई थी और अंदर जाकर उसे दिखती है वो छोटी बच्ची केसी, जिसने अपनी डॉल के सर को एक लकड़ी से बांधा था। वो लकड़ी ब्रिजेट के सर के आर पार हो जाती है, जिससे वो नीचे गिर गई थी और सबको लग रहा था कि वो मारी गई है। डैनी उसे एक चादर में लपेटकर बांध देता है क्योंकि उसे डर था
कि कहीं ये भी उसकी माँ की तरह दोबारा जिंदा ना हो जाए। अब डैनी बेथ को उस डेमोनिक किताब और रिकॉर्ड के बारे में बता देता है। वो कहता है कि उसने बस 2 रिकॉर्ड ही सुने थे, तीसरा रिकॉर्ड सुनना अभी बाकी है। डैनी कहता है लाइट ना होने की वजह से और रिकॉर्ड्स प्लेयर खराब होने की वजह से वो तीसरा रिकॉर्ड सुन नहीं पाया। बेथ को रिकॉर्ड प्लेयर ठीक करना आता था, इसलिए वो उसे ठीक करके तीसरा रिकॉर्ड सुनने लगती है, जिसमें वो फादर बता रहे थे कि इस किताब को कभी तबाह नहीं किया जा सकता। फादर बताते हैं कि किताब को ट्रांसलेट करने के चक्कर में उसके बाकी के साथी भी पोजेस्ड हो गए थे। जब उन्होंने एक्सोर्सिज्म ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके बाकी के प्रीस्ट भी इसकी चपेट में आ गए थे। उनको जिंदा जलाने पर भी वो बच गए और जमीन में दफनाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो फिर भी बच निकले और अंत में उन्हें उन सब के टुकड़े करने पड़े थे। फादर बताते हैं ये डीमन बहुत पावरफुल है, इसे रोका नहीं जा सकता और ना ही ख़त्म किया जा सकता है और ना ही इस पर एक्सोर्सिज्म और प्रेयर्स काम करते हैं। इसको बस कैद किया जा सकता है या फिर इससे दूर भागा जा सकता है। उन्होंने कैसे भी करके इसको कैद किया था और वहाँ गॉड की सुरक्षा में रखा था। बाहर एली को घर के अंदर आने का रास्ता मिल गया था, वो उसके जरिए सीधा बेथ के रूम में जाती है। दूसरी तरफ ब्रिजेट दोबारा जिंदा हो चुकी थी। वो सीधा पास में पड़ा चाकू डैनी की बाजू में घुसा देती है और उस पर खून की उल्टी करती है। दूसरा बार वो सीधा उसकी छाती पर करती है। डैनी भी उसे जला डालता है। एली बेथ के पास पहुंचती है और अपने नाखून से उस रिकॉर्ड प्लेयर को चलाने लगती है और आवाज उसके मुंह से आ रही थी। वो डीमन खुद उसे बता रहा था कि उसे कभी हराया नहीं जा सकता। डैनी जख्मी हालत में बाहर आता है और मारा जाता है। अब सिर्फ केसी और बेथ ही बचे थे। केसी एली को देख छुप जाती है। अब एली बेथ को मारने आगे बढ़ती है। बेथ के करीब आते ही डीमन जान चुका था कि बेथ प्रेग्नेंट है और अब उसके पास लेने के लिए 2 सोल्स हैं। ये पता चलते ही वो उसका पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाल रही थी, लेकिन केसी सही समय पर एक सीजर बेथ की तरफ सरका देती है और बेथ उसे सीधा एली के नाक में घुसा देती है, जिससे कुछ वक्त के लिए एली शांत हो गई थी। दोनों भागकर सीधा हॉलवे में आते हैं। बेथ मिस्टर फोंडा की गन से एग्जिट को खोलने वाली थी कि तभी एली जाग जाती है और बेथ उसे रोकने के लिए गोली सीधा उसके पैर में मारती है। गोली लगते ही उसके पैर के चीथड़े उड़ गए थे, लेकिन फिर भी एली अपनी बातों से केसी को फंसाने लगती है। लेकिन इस बार केसी उसकी बातों में नहीं आती। वो कहती है कि तुम मेरी मां नहीं हो। अब बेथ और केसी के पास लिफ्ट यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों जल्दी से लिफ्ट में जाते हैं कि तभी वहां पड़ी सारी डेड बॉडीज अपने आप ही बोलने लगती है कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। बेथ लिफ्ट चालू करती है, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी क्योंकि वहां कार की कीज और रूम की कीज पड़ी थी जो एली से पोजेस्ड होते वक्त गिर गई थी। केसी यहाँ उन कीज को उठा लेती है और लिफ्ट बंद हो जाती है और अब एली, ब्रिजेट और डैनी तीनों ने खुद को आपस में जोड़ लिया था, जिसकी वजह से लिफ्ट में खून भरने लगता है और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी खून बढ़ता ही जा रहा था और उस डेमोनिक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और एक क्रिएचर दिखाया जाता है जिसके कई सारे हाथ, पैर और मुंह थे। एली भी इसी डिमंड में बदल चुकी थी। लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से रुक जाती है और ढेर सारा खून बाहर निकलता है। बेथ और केसी भागकर सीधा पार्किंग लॉट एरिया में आते हैं। बेथ कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार फंस गई थी उसी गड्ढे में। तभी वो क्रिएचर भी वहां पहुंच जाता है। ये दोनों उससे छुप रहे थे और तभी पार्किंग लॉट का गेट भी बंद होने लगता है। बेथ और केसी भागकर गेट तक पहुंचते हैं। बेथ तो बाहर निकल गई थी, लेकिन वो क्रिएचर केसी को घसीट कर ले गया मिस्टर फोंडा की ट्रक में। वहां पड़े चेनसो से वो केसी के टुकड़े करने वाला था कि सही समय पर बेथ ने उसे बचा लिया। वो क्रिएचर बेथ को वही चेनसो फेंक कर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी गन भी दूर जा गिरी थी, लेकिन बेथ देखती है कि चेनसो अभी भी उसके पास पड़ी है। अब वो क्रिएचर बेथ को ग्राइंडिंग मशीन में डाल रहा था। किसी ने सही समय पर उसे बंद कर दिया। बेथ उठा लेती है उसी चेनसो को और क्रिएचर को ग्राइंडिंग मशीन में धकेलने लगती है और केसी भी उसे दोबारा स्टार्ट कर देती है, जिससे ब्रिजेट और डैनी दोनों पिस जाते हैं और अब एली बचती है। बेथ उसके सर में चेनसो घुसा देती है, जिससे एली भी मारी जाती है और दोनों वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। लेकिन वो डीमन अभी भी नहीं मरा था और वहां आजाद घूम रहा था। उसे तलाश थी एक नए शरीर की। इसके बाद दिखाया जाता है जेसिका को, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था।
जो इसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर रहती है और उसे कल रात जो कुछ भी उसके बिल्डिंग में हुआ कुछ भी नहीं मालूम था। पार्किंग लॉट में आकर वो कॉल करती है टेरेसा को। तभी वो वहां पड़े खून को नोटिस करती है और पुलिस को कॉल कर ही रही होती है कि पीछे से आकर वो डीमन उसे पोजेस्ट कर लेता है और इसी तरह पोजेस्ट होकर वो उस कैबिन तक पहुंची थी और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।